हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के वीडियो में 13 दिसंबर 2024 के करंट अफेयर कवर करेंगे। करंट अफेयर की पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का ऑफिशियल लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ध्यान रखिए, अभी पिछले दिनों में कई बार कई स्टूडेंट ने मुझे बताया कि सर, मैं डायरेक्टली आपका जो टेलीग्राम है वो ज्वाइन नहीं कर पा रहा हूँ। तो उसका कारण मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि आप मेरे ऑफिशियल टेलीग्राम तक तभी पहुंचेंगे जब वीडियो में दिए हुए लिंक के थ्रू आप जाएंगे। उसका कारण यह है कि आप टेलीग्राम पे जाके मेरे नाम से सर्च करेंगे तो आपको कई सारे फेक चैनल भी मिल जाएंगे। तो ऑफिशियल टेलीग्राम ही आप ज्वाइन करें, क्योंकि वहां पर डेली के क्विज पूछे जाते हैं। उन क्विज को आप जरूर अटेंड कर पाए। साथ में जो भी आपसे टेलीग्राम पे शेयर करी जाती है पीडीएफ, वहां तक भी आप पहुंच पाए, इसलिए ऑफिशियल चैनल ही आप ज्वाइन करें। वीडियो में सबसे पहले कल के क्वेश्चन की बात करेंगे। कल मैंने आपसे पूछा था वर्ल्ड लंग कैंसर डे कौन से दिन मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर है, यह दिवस 1 अगस्त को मनाया जाता है, वर्ल्ड लंग कैंसर डे। और 1 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो उसको बोलते हैं ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट। क्या बोलते हैं? ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स। तो माता पिता के लिए दिवस मनाया जाता है एक तरीके से। और 1 जुलाई को वर्ल्ड डॉक्टर्स डे के रूप में मनाया जाता है, पूरे दुनिया भर के डॉक्टर्स को ट्रिब्यूट देने के लिए। और 1 सितंबर को पूरे भारत भर में नेशनल न्यूट्रिशन डे मनाया जाता है। ये न्यूट्रिशन डे इसलिए मनाया जाता है कि सरकार इस बात का ध्यान रखे और लोग भी इस बात का ध्यान रखें कि उनके बच्चों में कुपोषण ना होने पाए। अपने बच्चों को प्रॉपर न्यूट्रिशन दे ताकि वो माल न्यूट्रिशन से बचे रहें। इस तरीके के स्टैटिक जीके के क्वेश्चन में अगर आप फंसते हैं तो आप मेरी स्टैटिक जीके की इस किताब को आज ही अमेजोन से ऑर्डर करके अपने घर मंगा सकते हैं। हिंदी और अंग्रेजी भाषा में ये किताब है। इसमें 2100 से ज़्यादा पीवाईक्यूज हैं स्टैटिक जीके के। साथ में 81 टॉपिक्स टेबल के फॉर्म में मैंने कवर किए हुए हैं। तो इस किताब का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप इसे मंगा सकते हैं। किसी भी राज्य में आप हो या फिर यूटी से बिलोंग करते हो, हर जगह पर इसे मंगा सकते हैं। अब शुरू करेंगे आज के करंट अफेयर। ये कौन सा भारतीय बैंक है जिसने ऑस्ट्रेलिया के कॉमनवेल्थ बैंक के साथ एक पैक्ट साइन किया है बिजनेस सेक्टर में बढ़ावा देने के लिए? तो ये बैंक है आईसीआईसीआई बैंक। प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग में सबसे बड़ा बैंक है एक तरीके से आईसीआईसीआई बैंक। और कॉमनवेल्थ बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया जो है, ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर स्पेशली बिजनेस सेक्टर को अपनी सर्विस देने का काम करते हैं। अब देखिए है क्या कि दोनों जो बैंक हैं ये अपनी सर्विसेज बढ़ाएंगे उन लोगों के लिए जो लोग ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं और वहां से भारत में पैसा भेजते हैं कमाकर। या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो कि भारत में काम करते हैं और ऑस्ट्रेलिया में पैसा भेजते हैं। तो अल्टीमेटली ऐसे लोगों के बीच में बैंकिंग को ईजी करने का काम करेगा आईसीआईसीआई बैंक और कॉमनवेल्थ बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया। कॉमनवेल्थ बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया 113 साल पुराना बैंक है। इसकी स्थापना 1911 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है सिडनी। और इस टाइम पे इसके सीईओ हैं मैट कॉमिन। यहां पर मैं लिख देता हूं मैट कॉमिन। आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना 1994 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है वडोदरा। और इसके सीईओ हैं संदीप बख्शी। क्या नाम है? संदीप बख्शी। एक्सिस बैंक 1993 में स्थापित किया गया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1955 में। और एचडीएफसी बैंक 1994 में। और ये जो तीनों बैंक हैं एचडीएफसी, एसबीआई और एक्सिस, तीनों का हेडक्वार्टर मुंबई है। यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस ने अभी हाल ही में क्राई के साथ पैक्ट साइन किया है। क्राई का मतलब है यहाँ पर चाइल्ड राइट्स एंड यू। ये एक संस्थान है जो कि मुंबई बेस्ड है। तो इन दोनों ने भारत के कौन से राज्य में मार्जिनल कम्युनिटीज को एजुकेशन देने के लिए पैक्ट साइन किया है? मार्जिनल कम्युनिटीज का मतलब ऐसे लोग जो कि जंगलों में रहने वाले लोग हैं, जो कि जनजातियां हैं, जिनके पास प्रॉपर सुविधाएं नहीं है, उन लोगों को शिक्षा देने के लिए पैक्ट साइन किया गया है। तो ये आंध्र प्रदेश राज्य है जहां पर जनजातियों के बच्चों को पढ़ाने के लिए और उन्हें हायर एजुकेशन देने के लिए ये पैक्ट इन दोनों ने साइन किया है। इसके पहले चरण में डायरेक्टली आंध्र प्रदेश के अंदर 82 फैमिलीज के 114 बच्चों को हायर एजुकेशन की शिक्षा दी जाएगी। अब ये हायर एजुकेशन मल्टीपल फील्ड्स में हो सकती है, जैसे कि साइंस में, मैथमेटिक्स में, रिसर्च में, कई सारी पर्टिकुलर स्ट्रीम में हो सकती है। आंध्र प्रदेश में इस टाइम पे मुख्यमंत्री हैं ए रेवांत रेड्डी। कौन है? ए रेवांत रेड्डी। यहाँ पे अभी विधानसभा के इलेक्शन हुए थे और कांग्रेस ने इस बार अपनी सरकार बनाई थी। ट्राई कम्युनिटी के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना 1979 में करी गई थी। मुंबई बेस्ड कम्युनिटी है जो कि इस तरीके की चैरिटीज करने का काम करती है। और इसके सीईओ है रिपन कपूर। कौन है? रिपन कपूर।
यही इसके फाउंडर भी हैं। हाल ही में भारतीय बैडमिंटन टीम के डबल्स कोच के रूप में किसको रीअपॉइंट किया गया है? देखिए, एक तो होता है सिंगल इवेंट। सिंगल इवेंट का मतलब जिसमें जैसे बैडमिंटन हो रहा है, तो एक तरफ एक खिलाड़ी खेल रहा है, दूसरी तरफ भी एक खिलाड़ी खेल रहा है, तो दो खिलाड़ी टोटल इसमें खेल रहे हैं। अब दूसरा इवेंट होता है जिसको डबल्स इवेंट बोलते हैं, जिसमें एक तरफ से दो खिलाड़ी और इधर से भी दो दो खिलाड़ी खेलते हैं, दोनों तरफ से। तो इसको बोलते हैं डबल्स इवेंट। तो यहाँ पर डबल इवेंट्स की बात हो रही है। तो इसके लिए नए कोच के रूप में अपॉइंट किए गए हैं टैन किम हर, जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं, इनका नाम है टैम किम हर। और ये मलेशिया से बिलोंग करते हैं बेसिकली। इस टाइम पर ये जापान में कोच के रूप में भूमिका निभा रहे थे। और ऑब्वियस सी बात है, भारत से इनको बेटर ऑफर मिला, इसलिए ये भारत को आकर फिर से ज्वाइन कर रहे हैं। इससे पहले ये साल 2015 से लेकर 2019 तक भारत के डबल्स के कोच रह चुके हैं। और इन्हीं के टाइम पे भारत की बैडमिंटन की सबसे बड़ी जोड़ी जिसको बोला जाता है चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी, इन दोनों ने दुनिया में नाम कमाया था। तो इनकी परफॉर्मेंस को देखते हुए एक बार इनको फिर से लाया गया है। और आने वाले 2026 में जो एशियन गेम्स होने वाले हैं उस पर नजर रहेगी, और 2028 के जो ओलंपिक्स होंगे लॉस एंजल्स में, वहां के लिए भी इनको लाया गया है। 2024 में उड़ीसा ने कितने राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार जीते हैं? हाल ही में केंद्र सरकार की तरफ से और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा पूरे भारत भर के कई राज्यों को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार दिए गए हैं। ये वो पंचायतें हैं जिन्होंने लोगों के विकास के लिए बेहतर कार्य किया है, जैसे कि पीने के पानी की बेहतर फैसिलिटी, सिंचाई के पानी की फैसिलिटी, गाँवों में साफ सफाई का बेहतर ख्याल रखा है, एजुकेशन को बेहतर तरीके से वितरित किया है गाँव में। तो इन पंचायतों को पुरस्कार दिए गए हैं। तो उड़ीसा एक ऐसा राज्य है जिसने 7 पुरस्कार जीते हैं। और उड़ीसा के अलावा एक और राज्य है त्रिपुरा। त्रिपुरा ने भी 7 अवार्ड जीते हैं। ये 2 स्टेट हैं जिनको सबसे ज़्यादा पंचायत पुरस्कार मिले हैं, 7-7। और दूसरे नंबर पे अगर बात करें तो सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र को 6 पंचायत पुरस्कार मिले हुए हैं। बाकी और भी स्टेट हैं। टोटल पूरे भारत भर में 45 पंचायतों को सम्मानित किया गया है। उसकी पूरी लिस्ट मैंने पीडीएफ में आपको दे दी है, तो वहां से एक बार उस पर नजर डाल लीजिएगा। स्पेशली इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप स्टेट पीसीएस या फिर राज्य का कोई भी एग्जाम देते हैं तो आपके राज्य में किस पंचायत को कितने पुरस्कार मिले हैं, इसलिए आप उसे जरूर चेक कर लीजिएगा। जैसे कि आप पश्चिम बंगाल से बिलोंग करते हैं, या तमिलनाडु से, या मान लीजिए आप हरियाणा से बिलोंग करते हैं, या दिल्ली से बिलोंग करते हैं, यूपी से, तो आप अपने अपने राज्य का वहां से जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि आपके स्टेट गवर्नमेंट के जो एग्जाम होते हैं वहां पर ये क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। और ये पुरस्कार दिए गए हैं द्रौपदी मुर्मू के द्वारा नई दिल्ली के विज्ञान भवन में। ये कौन है जिनको जियो ब्लैक रॉक में पहले चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर के रूप में अपॉइंट किया गया है? तो ये हैं जॉर्ज हेबर जोसेफ। ये अपॉइंट किए गए हैं पहले सीआईओ के रूप में। और जियो ब्लैक रॉक में अभी तक ये स्पेशल प्रोजेक्ट्स के ओवरऑल कंट्री हेड के रूप में अपॉइंटेड थे। इनको जो करियर की शुरुआत इन्होंने करी थी ये आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड से करी थी। आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड में ये 10 साल से ज़्यादा टाइम पीरियड तक वहाँ पे फंड मैनेजर के रूप में कार्यरत थे। उसके बाद ये आईटीआई म्यूचुअल फंड में आए और वहाँ पर ये सीईओ के रूप में अपॉइंटेड थे। अब ये जियो में थे, और जियो में अब स्पेशल जो कंट्री हेड थे ये स्पेशल प्रोजेक्ट के लिए, अब उससे इनका प्रमोशन होकर सीआईओ बन गए हैं जियो ब्लैक रॉक में। और जियो ब्लैक रॉक जो है ये एक रिलायंस की ही सब्सिडरी कंपनी है, और बेसिकली ये एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी है रिलायंस की। साल 2034 में फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी कौन से देश को दी गई है? तो 2034 में सऊदी अरेबिया में खेले जाएंगे फीफा वर्ल्ड कप के सारे मैचेस। इसके पहले अगर बात करें तो 2022 में इस बार जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ ये कतर में हुआ था। और ये पहली बार ऐसा था कि किसी भी गल्फ कंट्री को मिडिल ईस्ट में फीफा की मेजबानी दी गई थी। तो पहला कंट्री कतर, और अब दूसरा देश सऊदी अरेबिया बन गया है मिडिल ईस्ट में, जहां पर फीफा वर्ल्ड कप आयोजित किया जाएगा। लेकिन अभी इसमें पूरे 10 साल का समय है, 2034 की मेजबानी इनको दी गई है। 2022 के बाद 2026 के जो होने वाले हैं फीफा वर्ल्ड कप, ये आयोजित किया जाएगा 3 देशों के द्वारा एक साथ मिलकर। कहाँ कहाँ पर? अमेरिका, और मैक्सिको हो गया, और तीसरा हो गया कनाडा। मतलब कुछ कुछ मैचेस इन तीनों कंट्रीज में खेले जाएंगे फीफा वर्ल्ड कप 2026 के। 2030 की अगर बात करें तो इसको भी आप दिमाग में रखिए। 2030 में भी 3 ऐसे कंट्रीज हैं जो कि होस्ट करेंगे फीफा वर्ल्ड कप को। और ये कंट्री कौन कौन से हैं? एक तो आपका स्पेन हो गया,
दूसरा हो गया पुर्तगाल, और तीसरा कंट्री क्या आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं? अगर आप बताएंगे तो मैं कल आपका नाम लूंगा, और अगर नहीं बताते हैं, चलिए मैं ही बता देता हूँ। स्पेन, पुर्तगाल, और तीसरा है मोरक्को। अभी मैं आपसे दूसरा क्वेश्चन वैसे पूछूंगा होमवर्क के लिए। फीफा की स्थापना सन 1904 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है ज्यूरिक। ज्यूरिक कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। जब इसकी स्थापना करी गई थी तो पेरिस में स्थापित किया गया था, बाद में इसका हेडक्वार्टर शिफ्ट करके ज्यूरिक ले जाया गया। और आज की डेट में फीफा के जो प्रेसिडेंट हैं, ये हैं गिनी इन्फेंटिनो। गिनी इन्फेंटिनो। एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा 2025 के लिए भारत की इकोनॉमी ग्रोथ कितनी फोरकास्ट करी गई है? तो पहले एडीबी ने 7% का प्रिडिक्शन दिया था। एडीबी का कहना था कि 2025 में भारत की अर्थव्यवस्था 7% की दर से ग्रो करेगी, लेकिन अब इन्होंने अपना प्रिडिक्शन घटा दिया है। इसको घटाकर इन्होंने इस बार 6.5% दिया है, क्योंकि भारत के बाजार में उतनी तेजी नहीं है। उसको देखते हुए एडीबी का यह मानना है कि 2025 में 6.5% की दर से अर्थव्यवस्था में बढ़ोतरी हो सकती है भारत में। अपार्ट फ्रॉम दिस, आरबीआई ने भी प्रिडिक्शन दिया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कहना है कि 6.6% रहेगी, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का कहना है 6.3% रहेगी भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ 2025 में। एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना 1966 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है मनीला, और इसके प्रेसिडेंट है इस टाइम पे मसात्सुगु आसाकावा। लेकिन अगले प्रेसिडेंट भी अपॉइंट कर दिए गए हैं एडीबी के। इनका नाम है मसातो कांडा। मसातो कांडा। और कांडा जो है, ये आने वाले 24 फरवरी 2025 से एशियन डेवलपमेंट बैंक के नए प्रेसिडेंट होंगे। आईसीसी की तरफ से नवंबर के महीने के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसको दिया गया है? तो मेंस कैटेगरी में इस बार पाकिस्तान के खिलाड़ी हारिस रऊफ को आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ नवंबर के लिए सम्मानित किया गया है। और जो ये आपको खिलाड़ी दिख रही हैं, ये इंग्लैंड की खिलाड़ी हैं। इनका नाम है डैनी व्याट हॉट। यहां पर मैं लिख देता हूं, डैनी व्याट हॉज। ठीक है। तो ये दोनों नवंबर के लिए फीमेल कैटेगरी और मेंस कैटेगरी में सम्मानित किए गए हैं। आईसीसी की तरफ से हर वर्ष ये जो सम्मान है, हर महीने दो खिलाड़ियों को दिए जाते हैं, एक मेंस कैटेगरी में और एक फीमेल कैटेगरी में। इस साल की अगर बात करें 2024 में, तो मेंस कैटेगरी में दो भारतीय हैं जिनको सम्मानित किया गया है। एक तो यशस्वी जायसवाल, ये फरवरी के प्लेयर ऑफ द मंथ है, और दूसरे हैं जसप्रीत बुमराह, ये जून के प्लेयर ऑफ द मंथ है। अगर फीमेल कैटेगरी में बात करें तो इकलौती भारतीय हैं स्मृति मंदना, जो कि जून के महीने में प्लेयर ऑफ द मंथ थी। तो महिला खिलाड़ियों में एक भारतीय और पुरुष खिलाड़ियों में दो भारतीय इस साल अभी तक रहे हैं प्लेयर ऑफ द मंथ। फिलहाल अभी भारत और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज चल रही है। हो सकता है दिसंबर के महीने में एक बार यशस्वी जायसवाल फिर, क्योंकि अभी वो एक मैच में 161 रन बना चुके हैं। आईसीसी की स्थापना सन 1909 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है दुबई, और आईसीसी के चेयरपर्सन है इस टाइम पे जे शाह। कौन है? जे शाह। बीएमडब्ल्यू ग्रुप, ये वही बीएमडब्ल्यू है जो कि गाड़ियां बनाने का काम करती है। इन्होंने कौन से संस्थान के साथ मिलकर फैसला लिया है कि ये भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों को एम्पावर करने का काम करेंगे? तो बच्चों को सशक्त करने के लिए, उन्हें शिक्षा देने के लिए यूनिसेफ के साथ इन्होंने पैक्ट साइन किया है। यूनिसेफ, जो कि स्पेशली पूरे दुनिया में बच्चों के लिए बेहतरी वाले काम करने के लिए पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। तो ये दोनों मिलकर देखिए भारत में क्या करेंगे। भारत में स्टेम के क्षेत्र में काम करेंगे बच्चों के लिए। स्टेम का मतलब यहाँ पर क्या है? एस फॉर साइंस, टी फॉर टेक्नोलॉजी, ई फॉर इंजीनियरिंग एंड एम फॉर मैथ्स। ठीक है। बेसिकली यहाँ पर चार राज्य हैं, और चार राज्यों के अंदर ऐसे बच्चे जिनके पास कोई भी फैसिलिटी नहीं है, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जो कि ट्राइबल कम्युनिटी से आते हैं या फिर ऐसे घरों से आते हैं जहाँ पर बिल्कुल भी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, तो ऐसे बच्चों को ये सशक्त करेंगे। बेसिकली इसके लिए पूरे भारत भर से चार राज्य जो चुने गए हैं, एक तो आसाम है, दूसरा झारखंड है, तीसरा है पश्चिम बंगाल, और चौथा है तमिलनाडु। ठीक है। और अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट की बात करें तो 1 लाख स्टूडेंट्स को पढ़ाई यहाँ पर दी जाएगी इन सभी क्षेत्रों से जुड़ी हुई। और ये हायर स्टडीज तक की जितनी भी पढ़ाई का खर्चा होगा
वो सब BMW ग्रुप अरेंज करेगा और यूनिसेफ के द्वारा इनको प्लेटफॉर्म दिया जाएगा। यूनिसेफ की स्थापना 1946 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क और इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं इस टाइम पे कैथरीन एम रसेल। कौन है? कैथरीन एम रसेल। बाकी BMW की स्थापना सन 1913 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर जर्मनी में ही है और इसके चेयरपर्सन है ओलिवर जिप्से। यहां पर मैं लिखता हूं ओलिवर जिप्से। भारत ने कौन से देश के साथ मिलकर ऐसे प्रोजेक्ट्स पर काम करने के लिए सहमति बनाई है जो कि बहुत ही क्विक रिस्पॉन्स में सॉल्व किए जाएंगे? तो भारत ने निकारागुआ के साथ एक पैक्ट साइन किया है और इनके साथ मिलकर कई सारे क्षेत्रों में निकारागुआ को भारत सपोर्ट करेगा। जैसे कि निकारागुआ के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने में इनकी मदद करी जाएगी। इनके यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए भारत सरकार की तरफ से इनको करिकुलम बनाकर तैयार किया जाएगा। साथ में साफ सफाई के लिए और वाटर मैनेजमेंट के लिए ये क्या क्या कर सकते हैं, ये टेक्नोलॉजी भी भारत इनके साथ शेयर करेगा। और हेल्थ केयर के क्षेत्र में भी इनको भारत की जो बनाई हुई मेडिसिन हैं और मेडिकल इक्विपमेंट हैं वो भी प्रोवाइड किए जाएंगे। तो अल्टीमेटली ये जो एग्रीमेंट है, फिलहाल इसमें निकारागुआ को पूरा सपोर्ट भारत सरकार की तरफ से दिया जाएगा। कई लोग सोच रहे होंगे निकारागुआ पड़ता कहाँ है। देखिए आपको मैप में दिखाता हूँ। ये वर्ल्ड मैप है। वर्ल्ड मैप में ये आपको उत्तरी अमेरिका दिखाई दे रहा है, ये नीचे है दक्षिणी अमेरिका। इन दोनों के बीच में ये जो छोटे छोटे देश आपको दिखाई दे रहे हैं, यही कहलाते हैं सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज। और इसी में से एक ये जो आपको दिखाई दे रहा है, यही कंट्री है निकारागुआ। तो निकारागुआ बेसिकली एक सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है और इसकी कैपिटल है मानागुआ। क्या बोलते हैं इसको? मानागुआ। और ये जो आपको नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में छोटे छोटे कंट्रीज ये दिखाई दे रहे हैं ना, आइलैंड कंट्रीज, इनको बोला जाता है कैरेबियन कंट्रीज। क्या बोलते हैं? कैरेबियन कंट्रीज। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, आप समय बचाना चाहते हैं और समय बचाकर जीएस अपनी कवर करना चाहते हैं किसी भी एग्जाम के लिए, तो आप मेरा जीएस जीके का फाउंडेशन बैच अवेल कर सकते हैं एग्जाम इंजन एप्लीकेशन से। इस टाइम पर विंटर ऑफर चल रहा है। सेफ 50 कोड लगाकर आप 50% डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। जो भी फी है उसकी डायरेक्ट हाफ हो जाएगी इस समय पर। तो इस डिस्काउंट का फायदा उठाकर आप अपनी तैयारी शुरू करिए और पूरा जीएस का सिलेबस कवर करिए इस बैच से। यह बैच आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है। आप कोई भी स्टेट पीसीएस तक का एग्जाम दे रहे हैं, हर एक एग्जाम के लिए ये स्पेशलिस्ट बैच है। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर और पिछले 5 सालों के पीवाईक्यूज, ये सब कुछ आप एक ही बैच से कवर कर सकते हैं। इस बैच का डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अपार्ट फ्रॉम दिस एनटीपीसी के लिए भी स्पेशल बैच आप अवेल कर सकते हैं। साथ में पर्टिकुलर बैचेस भी आप ले सकते हैं, जैसे कि ओनली हिस्ट्री, ओनली पॉलिटी, ओनली ज्योग्राफी। सारे बैचेस के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। ये कौन सा इंस्टीट्यूट है जिसके आई हब अवध के द्वारा एक कॉस्ट इफेक्टिव ब्लूटूथ लो एनर्जी गेटवे बनाया गया है? देखिए ये एक बहुत अलग टेक्नोलॉजी है जो कि पहली बार डेवलप करी गई है और इसको बनाया है आईआईटी रोपड़ ने। किसने? आईआईटी रोपड़ ने। अब ये टेक्नोलॉजी है क्या, समझिए। पहली बात तो ये कि ये आपके पॉकेट पर जोर नहीं देगी। ये जब भी मार्केट में लॉन्च होगी, आईआईटी रोपड़ का कहना है कि ये कॉस्ट इफेक्टिव होगी, कम पैसे में इसे लॉन्च किया जाएगा। अब दूसरी चीज, ये टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है देखिए। जैसे मान लीजिए ये आपकी डिवाइस है, ये दूसरे व्यक्ति की डिवाइस है। आप दोनों बैठे हुए हैं एक जगह पर और आप दोनों ने ब्लूटूथ के थ्रू अपनी डिवाइसेस को कनेक्ट किया। आप दोनों जो भी बात आपस में करेंगे वो क्लाउड पर बात होगी। क्लाउड का मतलब, क्लाउड एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि एक तरीके से वर्चुअली आपका डेटा होल्ड करती है। मतलब आप दोनों के बीच में जो भी कन्वर्सेशन होगी वो ना आपकी डिवाइस में सेव होगी ना इस व्यक्ति की डिवाइस में सेव होगी, सिर्फ क्लाउड में ही वो पर्टिकुलर बात रहेगी। मतलब आप गोपनीयता को ध्यान में रखते हुए आपस में डेटा शेयर कर सकते हो, आपस में कन्वर्सेट कर सकते हो। यही इस टेक्नोलॉजी की खास बात है। लो एनर्जी गेटवे का यहां पर मतलब ही यही है कि ये बहुत मिनिमल जो आपके कम्युनिकेशन नेटवर्क होते हैं उन पर इस्टेब्लिश हो जाती है और उतनी ही ज्यादा ये सिक्योर भी है क्योंकि ये क्लाउड पर ही पूरे तरीके से बेस्ड है। यहां पर फिजिकल डिवाइस में कोई भी आपका डेटा होल्ड नहीं होगा। इसके लिए भारत सरकार की तरफ से आईआईटी रोपड़ को 110 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। आईआईटी रोपड़ ने ये टेक्नोलॉजी अब बनाकर भी दिखा दी है और इसको भारत सरकार के नेशनल मिशन ऑन इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम के अंतर्गत तैयार किया गया है और जिसको डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी होल्ड करता है।
ये कौन है जिनको 2025 के डायरेक्टर गिल्ड ऑफ अमेरिका अवार्ड्स में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? तो जो पिक्चर में आपको दिखाई दे रहे हैं, इनका नाम है आंग ली। ये दुनिया भर के बड़े फिल्म मेकर्स में से सबसे प्रख्यात हैं इस टाइम पर। एक मूवी आई थी, लाइफ ऑफ पाई। लाइफ ऑफ पाई, ये मूवी साल 2012 में आई थी। आज तक इनकी ये मूवी 134 बार अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट हो चुकी है, और 134 में से 82 बार इनकी इस फिल्म को सम्मानित भी किया जा चुका है। तो एक बार फिर से आंग ली को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए अब अमेरिका बुलाया जाएगा, और वहीं पर डायरेक्टर गिल्ड ऑफ अमेरिका अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। आज तक डायरेक्टर गिल्ड ऑफ अमेरिका अवार्ड दुनिया भर के केवल 36 लोगों को मिला हुआ है। अब 37वें होंगे आंग ली। अब मेरा आज का सवाल आपसे, साइमन कमीशन जब भारत में आया था तो इसमें कितने मेंबर्स थे? जरा कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। बहुत सिंपल क्वेश्चन आपसे मैं पूछ रहा हूँ। आज की बात यहीं तक रहेगी। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। टेक केयर। बाय बाय। आपका दिन मंगलमय हो।